नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल और यूपीएसआई से संबंधित जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सीधे सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज भी देखते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था होमवर्क में करने के लिए और जिसका उत्तर आप लोगों को देना था कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या था कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने या फिर दादा भाई नेहरू ने। तो बात करते हैं तो भारत सेवक समाज की, तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। कब? आपके 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं 1905 ईस्वी के दौर की, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। बात करते हैं 1905 ईस्वी में ही दोस्तों आपके लंदन में, कहाँ पर दोस्तों? आपके लंदन में दोस्तों आपके जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो श्याम जी जो कृष्ण वर्मा थे, इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। समझ गए होंगे कि आपके 1905 ईस्वी में ही आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की और 1905 ईस्वी में ही आपके लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। दोस्तों बात करते हैं इसकी स्थापना किसने की थी। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तब तो आपका सही उत्तर हो जाता है। लेकिन वही क्वेश्चन अगर उसने शब्दों के जाल में आपको फंसा लिया तो आप लोग उसका शब्दों का जो जाल होता है ये बहुत बड़ा जाल होता है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आप सोचते हैं कि अरे मैंने तो क्वेश्चन किया ही नहीं है। लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का अर्थ यही होता है कि भारत सेवक समाज। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, बस शब्द बदल गए हैं। तो ये उत्तर से जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कहने का मतलब कि भारत सेवक समाज इसको हिंदी में कहते हैं और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसे इंग्लिश में कहते हैं। संस्थापक एक ही हैं, गोपाल कृष्ण गोखले साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो साबरमती आश्रम की बात करेंगे, यहाँ पर बात करते हैं गांधी जी की। तो गांधी जी की हाल ही में 2 अक्टूबर को हमने इनकी 151वीं जयंती मनाई है और इसी पर मैंने आपको गांधी जी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराया। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पर और इन स्क्रीन पर, तीनों पर मैंने आपको इसकी वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड करा दी है, जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में की गई थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग अपने दिमाग में याद रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों साबरमती आश्रम की। तो साबरमती आश्रम से ही गांधी जी ने अपने दांडी मार्च कहेंगे, दांडी मार्च का शुभारंभ किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एक निश्चित अनुपात में मिलकर संयोग से कौन सा पदार्थ बनाते हैं। तो सही उत्तर जाएगा यौगिक। दोस्तों जब जो आपके 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ H2 और प्लस O का, तो एक तत्व ये होगा, एक तत्व ये हो गया, ये आपके आणविक का अनुपात हो गया 2:1। तो ऐसे निश्चित अनुपात में मिलने से आपके एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं H2O, जिसे कहते हैं आप जल। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से कौन सा पदार्थ बनता है। तो यौगिक बनता है। सही उत्तर जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे बात करते हैं नमक NaCl होता है, तो वो भी इसी प्रकार से है, सारे यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो दोस्तों कणीय तरंग की द्विप्रकृति आपके इलेक्ट्रॉन के अंदर पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन के अंदर दोस्तों आपकी तरंग प्रकृति भी पाई जाती है, और इसके अंतर्गत कण प्रकृति भी पाई जाती है। तो आपके इलेक्ट्रॉन ही आपकी द्वैत प्रकृति दर्शाता है। तो आपका निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों डी ब्रोगली की। बात करते हैं दोस्तों, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे आपके डी ब्रोगली। इन्होंने बताया था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन होता है ये तरंग के रूप में होता है और कण के रूप में बताने का कार्य किया था आपके डेविसन जर्मर ने। इतने डिटेल आपको नहीं जाना है, इतनी समझ कर चलिएगा कि कणीय तरंग की द्विप्रकृति कौन दर्शाता है। तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक यह तरंग के रूप में देखा जाता है, एक यह कण के रूप में। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है और -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसके ऊपर चार्ज होता है, इसके ऊपर आवेश होता है।
इसी प्रकार से प्रोटॉन पर दोस्तों इतना ही होता है, इतना ही चार्ज पर होता है, लेकिन उसमें आपके पॉजिटिव में होता है, इसमें निगेटिव में है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस तत्व की रासायनिक किसी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति होती है यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? प्रोटॉन पर, आवेश पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, या फिर इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो जो किसी कोई भी ऐसा तत्व है तो उसकी जो आपकी रासायनिक प्रकृति होती है ये किस पर निर्भर करती है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपके सोशल आपके दोस्तों सामान्य अध्ययन के जीके के मैं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन भी है, जियोग्राफी के क्वेश्चन भी है, पॉलिटी के क्वेश्चन भी हैं, साइंस के भी क्वेश्चन है। अभी दोस्तों मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपकी परीक्षा की डेट आ जाएगी तो उस समय से आपकी होगी ये करंट अफेयर, तब तक अभी और बच्चे भी जुड़ जाएं। और अभी दोस्तों मैं आपके ग्राम विकास के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आपकी यूपी लेखपाल और यूपी के साथ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम विकास तो आपके इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको लिख कर याद कर लेने हैं। यही क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपके 2015 का जो आपके यूपी लेखपाल का पेपर था वो भी आपकी जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर लेखपाल की बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा किसी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति होती है ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। बात करते हैं दोस्तों की रासायनिक प्रकृति की, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। जो किसी तत्व का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों आपके इसमें कई सारे आपके कोष होते हैं आपके, उसके जो किसी कोई भी तत्व का जो बाह्यतम कोष होता है, जैसे बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का होता है 8। तो इसमें होता है आपकी के में होता है 2 और दोस्तों के यल, ऐसे के यल यम यन पाया जाता है ना, तो यल में होता है आपके 6, तो बाह्यतम कोष में 6 पाए जाते हैं। तो ये होते हैं आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बात करते हैं किसी तत्व का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उस तत्व के जो बाह्यतम कोष होता है, जिसमें बाह्यतम कोष यल है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी अन्य तत्व के साथ बंध बनाने में सक्षम होता है। इसमें दोस्तों क्या करेगा, आपको जो ऑक्सीजन होता है ये दो इलेक्ट्रॉन क्या लेगा दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर ग्रहण करेगा, तभी यह दोस्तों अपना अष्टक पूरा करेगा। ये आपके रसायन विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट सूत्र होता है कि कोई भी तत्व तभी स्थायित्व प्राप्त करेगा जब वो अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। अष्टक पूर्ण करने के लिए दोस्तों क्या करता है, वह आपके जो उसके पास के तत्व होते हैं उससे बंध भी बनाता है। तो यह 2- क्या लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपके लेगा। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी तत्व की रासायनिक जो प्रकृति होती है ये आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg प्रति 100 ml में होता है। वयस्कों में जो खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg आप क्या होता है आपके 100 ml में होता है। कितना होता है ये आपको बताना है, मिलीग्राम कितना होता है, 200, 160, 100 या फिर 60। दोस्तों ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूँ समय, और ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हूँ मैं होमवर्क के लिए, और जिसका उत्तर आप लोगों को बताना है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के खून का पीएच मान कितना है। जो मनुष्य का जो खून होता है, रक्त होता है, खून मतलब होता है दोस्तों की ब्लड, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, इसकी पीएच वैल्यू होती है आपकी 7.4। कितनी होती है, 7.4 होती है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दोस्तों आपका है इस प्रकार से होता है। आपको मैं दिखाता हूँ पूरी चीज़ें। इसमें बीच में दोस्तों होता है क्या आपका, इसमें बीच में होता है आपके 7, और जो 7 होता है दोस्तों ये आपका पीएच वैल्यू होती है आपकी, होती है उदासीन होती है। इसके इस तरफ मतलब 1 2 3 4 5 6 ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके अम्लीय, और इस तरफ इसके 8 9 10 11 12 13 14 तक होता है, ये होते हैं आपके क्षारीय। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अम्लीय की। तो अम्लीय जो होता है जितना ही इसकी वैल्यू कम रहेगी उतना ही वह ज़्यादा अम्लीय होगा, लेकिन क्षारीय में से ठीक अलग बात है, जितनी क्षारीय की वैल्यू कम होगी वह उतना ही अधिक क्षारीय होगा। समझ रहे हैं, क्योंकि आपके उदासीन के जितने निकट जो चीज़ें होती हैं उसी प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके 8 इसके साथ के बिल्कुल नजदीक रहेगा, तो इसकी आपकी क्षारीय वैल्यू कम रहेगी। तो इसमें ये जितना दूर इससे चला जाएगा उतना ही दोस्तों इसकी क्षारीय वैल्यू घटती चली जाएगी, और यह दोस्तों जितना ही आपके यहाँ पर जितना ही दूर जाएगा इसकी आपकी अम्लता की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो बात करते हैं 7.4 की, तो बिल्कुल नज़दीक में होता है। तो यह दोस्तों होता है कम क्षारीय होता है। क्या होता है, कम क्षारीय होता है। समझ गए होंगे। तो मनुष्य के खून का पीएच मान होता है 7.4। बात करते हैं 7 तो उदासीन होता है, और जो क्षारीय वैल्यू होती है जितना ही कम होती है उतना ही वह कम क्षारीय होता है। लेकिन अम्ल में ठीक इसका उल्टा है, अम्ल में जितना ही वैल्यू कम होती है उतना वह अधिक अम्लीय होता है, और क्षार में जितना उसकी वैल्यू कम होती है वह उतना कम क्षारीय होता है। तो 7.4 7 के बिल्कुल नजदीक है, उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, इसलिए वह कम क्षारीय होता है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए, आप कतई इसको भूल नहीं सकते हैं।
तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों ब्लड की, तो पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। ब्लड की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें ब्लड में दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो होता है दोस्तों इसमें प्लाज्मा, और एक होता है दोस्तों रक्त कणिकाएँ। बात करते हैं प्लाज्मा की दोस्तों, ये 55% आपकी प्लाज्मा होता है। और दोस्तों क्या होता है दोस्तों, 55% प्लाज्मा और 45% होता है दोस्तों इसमें कणिकाएँ। तो रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो प्लाज्मा। बी विकल्प दोस्तों इसमें बिल्कुल सही होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आगे चलेंगे। अगर थोड़ा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड बनाता, थोड़ा क्वेश्चन और हार्ड बनाता, तो कणिकाओं की बात करेंगे तो कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं, समझ रहे हैं। एक होती है दोस्तों आपके रेड ब्लड कॉर्पसल्स RBC, एक होता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स WBC, और एक होता है दोस्तों आपके प्लेटलेट्स, समझ गए हैं। कभी कभी दोस्तों क्या करता है कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स के आपके साइंटिफिक नेम पूछ लेता है। जैसे इसका नाम है इरिथ्रोसाइट, इसका नाम है ल्यूकोसाइट, और इसका नाम है दोस्तों आपके, इसका नाम आपके एक होता है आपके थ्रोम्बोसाइट होता है। तो इस प्रकार से इसके वैज्ञानिक नाम होते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे रक्त कणिकाओं की, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्लाज्मा हो गया, उसके बाद कणिकाएं होगी। लेकिन कणिकाओं में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो कणिकाओं में सबसे ज़्यादा दोस्तों आपकी RBC पाई जाती है, सबसे ज़्यादा RBC पाई जाती है। तो इस प्रकार से अगर आपके ऑप्शन में प्लाज्मा ना रहता, RBC, WBC, प्लेटलेट्स या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता, तो आपको लगाना पड़ता RBC। ये और कॉम्प्लिकेटेड बनता था। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से पूछा गया था, तो आपको बताना चाहिए कि प्लाज्मा 55%, कणिकाएं 45%, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी प्लाज्मा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर का, मानव ब्लड का pH मान कितना होता है, तो pH वैल्यू मैंने आपको बता दी कि इसके 7.4 होती है, इसलिए कम क्षारीय होता है। क्या होता है आपकी, कम क्षारीय होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को याद ही होने चाहिए। ब्लड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रदान कर ही दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों ये था हमारा उत्तर प्रदेश लेखपाल की क्लास नंबर 3, तो क्लास नंबर 3 भी देख लीजिएगा। अगर आप लोग इसकी कोई भी क्लास नहीं देखें, सीधे चौथी क्लास देख रहे हैं, तो इसी वीडियो की आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश लेखपाल और UPSI संबंधी प्लेलिस्ट। तो उसको खोलेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मिलेगा 5 प्रैक्टिस सेट आपके हिंदी का। मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट हिंदी के डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए हैं, आप जाकर टेस्ट दीजिए। उसके बाद 3 वीडियो आपको GK GS का मिलेगा। दोस्तों जब आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल की मैं शुरू में तैयारी कर रहा था, तो 3 वीडियो आपको अपलोड किए थे। अब दोस्तों उसके आगे से आपको मिल जाएगा जो यहाँ पर मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से इस बार चलाया हुआ हूँ। तो इसको क्लासों को आपको रेगुलर में देखना है। तो लगभग 11-12 क्लासें भी आपकी हो चुकी हैं। एक भी क्लास एक भी क्लास मिस मत कीजिए, जाकर सभी क्लासों देख लीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका इतिहास से संबंधित है कि सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था। दोस्तों ये जो क्लास की टाइम होती है 20 मिनट होती है। आप लोगों को इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, आप लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा समय तक खींच दे रहा हूँ, इसलिए इस कुछ समय को मैं घटाकर आपकी 15 मिनट कर रहा हूँ। कितना मिनट, 15 मिनट कर रहा हूँ। दोस्तों 15 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, GK GS के क्वेश्चन करेंगे। एक बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद मैं आपके RRB NTPC से संबंधित भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी लगभग 15 मिनट का रहेगा। तो दिन में 2 वीडियो हो जाएगा आपका, एक सुबह में 8 बजे, एक शाम में 4 बजे। ठीक है, एक सुबह में आपका 8 बजे मिलेगा आपको, एक मिलेगा शाम में आपके 4 बजे। तो जो NTPC ग्रुप D संबंधित GK क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो भी क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य है, क्योंकि जो GK क्वेश्चन होते हैं ये लगभग सभी में सेम पूछे जाते हैं। तो 15-15 मिनट का 2 सेशन कर दे रहा हूँ, इससे आप लोगों को भी आसानी रहेगी, जो भी क्लासें आपको करनी पड़ेंगी। और सारी क्लासें मैं आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से उसमें जोड़ दे रहूँगा, जिससे अगर आप प्लेलिस्ट देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी क्लासें आपकी चल रही हैं। इसमें मिक्स में हो जाता है तो समझ नहीं आता, तो प्लेलिस्ट मैंने आपके पृथक तरीके से बना दी हैं। तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन C, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की, तो जो गुरु गोविंद सिंह साहब हैं ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें एवं क्या थे, आपके अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे तो यह 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे। हालांकि ये सन पूछे नहीं जाता, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि किसके समय में थे, तो ये औरंगजेब के समय में थे। बात करें दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की, तो इनसे संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है कि वह कौन सा सिख गुरु था जिसने स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित किया। तो स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित करने वाले, सच्चा बादशाह आपकी किसने घोषित किया, तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने ही आपकी घोषित किया था। बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह ने ही, तो इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिए, 5 ककार अनिवार्य कर दिए, केस, कंघा, कड़ा, कक्षा, कृपाण। इस प्रकार की 5 चीज़ें आपके 5 ककार आपके अनिवार्य कर दिए सिखों को अपने पास रखने के लिए। और सिखों के नाम के अंत में सिंह जोड़ने की परंपरा भी इन्होंने ही शुरू की थी। किसने, गुरु गोविंद सिंह साहब ने।
ऐसी चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए और आप इसको याद भी रखेंगे अपनी जुबान पर। जो भी अतिरिक्त चीज़ें मैं आपको लिखाता हूँ ये चीज़ें भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। बात करते हैं सिखों की, तो सिखों में कुल 10 गुरु हुए थे। बात करते हैं प्रथम गुरु, तो प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। इनके बारे में भी थोड़ी चीज़ जान लीजिए कि गुरु नानक देव आपके सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। क्या थे? सिख संप्रदाय के संस्थापक थे और गुरु नानक के अनुयायी ही बाद में सिख कहलाए। इस प्रकार से बात करते हैं अगर गुरु नानक देव की, तो गुरु नानक देव का दोस्तों के जन्म माना जाता है ये 1469 ईस्वी में माना जाता है। दोस्तों ये आपके बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। बाबर एंड हुमायूं के समकालीन थे, हुमायूं के समकालीन थे। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। दोस्तों बात करते हैं गुरु नानक देव की मृत्यु की 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। कहाँ पर? 1538 में करतारपुर में हुई थी, करतारपुर में हुई गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर थोड़े से नाम आपके हैं कि गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव की बात करेंगे तो गुरु ग्रंथ जो साहिब है दोस्तों, जो आपके गुरु ग्रंथ साहिब है जिसे आपके सिखों का आदि ग्रंथ कहते हैं, धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, उनकी रचना इन्होंने की थी। तो आपके जो आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की? आपके गुरु अर्जुन देव साहब ने की थी। गुरु तेग बहादुर को आप जानते हैं कि इनकी हत्या आपके औरंगजेब ने करा दी थी। किसने करा दी थी? औरंगजेब ने करवा दी थी। बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह के, तो 10वें गुरु इनके बारे में बता दिया। गुरु अंगद देव की बात करेंगे तो गुरु अंगद देव के बारे में भी कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों ये सिखों के दूसरे गुरु थे, सिखों के दूसरे गुरु थे और गुरुमुखी लिपि का आरंभ इन्होंने ही कराया। गुरुमुखी लिपि का, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, तो ये इसका आपके आरंभ गुरु अंगद देव ने ही कराया था। तो चलिए दोस्तों यह आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।